हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ड्रग इंस्पेक्टर का जो हमारा लास्ट पेपर हुआ था 2017 में, उसके इनिशियल 25 क्वेश्चंस हम यहां पे देखने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया लगने वाला है कि जो 2023 में हमारा पेपर एमपीडीआई का होने वाला है वो क्या माइंडसेट के साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन इज नॉर्मली। ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है? ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर इनटू द जिलेटिन। जो जिलेटिन कैप्सूल, जो जिलेटिन में हमारे होते हैं पार्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होता है उसी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं क्या? उसी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये जो ब्लूम स्ट्रेंथ की बात आती है, इसका मेन टारगेट, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। और अगर पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर में हमारे जो जिलेटिन की बात करते हैं तो जिलेटिन में जो हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ होता है वो अराउंड हमारा होता है कितना? 200 to 250 ग्राम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? आइए थोड़ा इसका मतलब समझते हैं कि ब्लूम स्ट्रेंथ मेजर कैसे किया जाता है। राइट आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं जरा इसको समझते हैं। Bloom strength of the gelatin, this is the measure of the cohesive strength of the cross linking that occurs between the gelatin molecule, and this is proportional to the molecular weight of the gelatin। gelatin के molecular weight कहते हैं ना, जिसका Bloom strength 200 to 240 ग्राम है उसका सबसे अच्छा माना जाता है, ये हमारा होता है। अब इसका मेजरमेंट क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे एक वेट, मतलब जो हमारा जितना वेट प्लंजर में 0.5 ग्राम इंचेस में डायमीटर जो हमारा प्लंजर यूज किया जाता है, 4 mm डीप, और वहां पे 6.5 का यहाँ पे हमारा जिलेटिन रखा जाता है, और जितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होल्ड कर सके फॉर द 17 आवर्स। तो ये पूरा प्रोसेस है, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे रखिए the normal or the standard bloom strength for the gelatin is the 200 to 240 grams। next question आइए देखते हैं। the minimum age for qualification for entry into the first register। अब आप फर्स्ट रजिस्टर की बात करेंगे, हमारे अलग अलग रजिस्टर होते हैं, फर्स्ट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट रजिस्टर, जिसमें हमारा एनरोलमेंट होता है या मैं कहूं रजिस्ट्रेशन होता है जब हम पीसीआई रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहां पे सिंपल आपसे पूछा गया द एंट्री मिनिमम एज कितना होता है, एज लाइक द आपका एज जो आपको रिक्वायर्ड है वोट देने के लिए, मींस यू हैव टू बी मिनिमम 18 इयर्स। अगर आपको फर्स्ट रजिस्टर में अपना नाम एंट्री कराना है तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मिनिमम 18 ईयर का आपका एज कंप्लीशन होना चाहिए। साथ में यहाँ पे आप प्रॉपर जो एग्जामिनेशन हमारा होता है उस एग्जामिनेशन को आप पास किए होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है अगर फर्स्ट रजिस्टर की बात किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 18 ईयर्स। तो क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू एंट्री इनटू द फर्स्ट रजिस्टर? hold a degree or diploma in pharmacy from a recognized university of the Indian University, has passed an examination, has engaged in the compounding of the drug in hospital or dispensary or any other places, has not less than 5 year of experience। ऐसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है जब फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स इन अगार। अगार को बात करते हैं ना, तो अगार हमारा क्या होता है? सॉलिड मीडिया का काम करता है जब हम कोई भी कल्चर डेवलप करते हैं, करेक्ट है। अब उसका क्या उसमें कंपोजिशन होता है, आपसे ये पूछा जाता है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन, कितने इजी टाइप से। विटामिन्स, पेप्टोन्स, कार्बोहाइड्रेट। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब आप बात करते हो अगार की तो अगार में हमारे कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, लाइक डी गैलेक्टोज, अरेबिनोज यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे अरेबिनोन्स करके हमारे यहाँ पे पेप्टोन्स भी प्रेजेंट है। और विटामिन की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा विटामिन बी,
हमारे यहाँ पे विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे यहाँ पे हमारे प्रेजेंट्स हैं। तो ये सारे विटामिन भी प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, और हमारे एग्रोपेक्टिन एग्रोज करके हमारे यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है। तो मीन्स यहाँ पे पेप्टोन्स भी हैं, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट, पेप्टोन्स एंड विटामिन, तीनों चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। आपने क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी आती है। पहला हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारा क्या है, वैसे पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे बात करते हैं। तो बात आती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस में आती है, एड्सॉर्प्शन में या पार्टीशन में या बोथ में। तो आंसर यहां पे हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सिंपली किसी लिक्विड मॉलिक्यूल जो हमारा वहां पे हम यूज कर रहे हैं, जो भी लिक्विड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमारा क्या आता है, सेपरेशन। मींस सिंपली हमारा जो भी स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन है, खासतौर पर इमोबिलाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड के बीच बात किया जाए, जो हमारा इमोबिलाइज्ड फेज है उस कितना मूव कर पा रहा है या कितना हमारा बाइंड कर पा रहा है, यही तो हमारा एफिनिटी है। मींस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, दिस इज द सेपरेशन बेसिक टेक्निक वेयर द बॉन्ड बिटवीन द इमोबिलाइज्ड एंड मोबिलाइज्ड फेज आर मेजर्ड। तो ये मेनली हमारा किसमें होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में होता है। और क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज द सेपरेशन पार्टीशन मेथड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन इमोबिलाइज्ड लिगेंड एंड इट्स बाइंडिंग पार्ट। जो वहां पे बाइंडिंग होते हैं, जो भी हमारे मोबिलाइज्ड लिगेंड हैं उनसे उनकी कैसी बाइंडिंग होती है, ये यहां पे सिंपली। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एफिनिटी बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द एनालाइट। कितना ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल रन कर पा रहा है स्टेशनरी फेज में या नहीं कर पा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एफिनिटी पे। अगर किसी मॉलिक्यूल की एफिनिटी ज्यादा है तो उसका मूवमेंट हमारे सॉलिड फेज में क्या होगा, कम होगा, स्टेशनरी फेज में कम होगा। और अगर हमारा एफिनिटी कम है तो उसका रन ज्यादा होगा, तो आरएफ वैल्यू में हम उसको इंडिकेट कर पाएंगे। करेक्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात करते हैं तो डीएनए का हमारा सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, दैट इज द म्यूटॉन। उसी से तो उसका नाम बना हुआ है म्यूटेशन। जीन तो हमारा पूरा डीएनए ही कहलाता है। सिस्ट्रॉन ये हमारा रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो म्यूटेशन के लिए क्या है, म्यूटॉन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन अंडरगो द म्यूटेशन, दैट इज द म्यूटॉन। Cistron is the function and capable of the synthesizing polypeptide chain of an enzyme, वो हमारा कहलाता है cistron। Replication, a unit of the genome which in DNA is replicated, जो replication में help करता है, replicate होता है, वही तो replicon कहलाएगा। तो ये हमारे अलग अलग, आपसे म्यूटेशन का पूछा गया तो आंसर हुआ म्यूटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mean length of the entire GIT, वेरी गुड। GIT की बात करते हैं तो GIT में जो हमारा फ्रॉम द माउथ टू द एनल पोजीशन पूरी लेंथ को हम काउंट करते हैं, और जब इस पूरे लेंथ को मेजर करते हैं तो आता है कितना, 30 फीट। कितना आता है, 30 फीट का हमारा ये आता है। और अगर बात करते हैं मीटर में तो इसको हम काउंट करते हैं 9 मीटर की होती है। वैसे 9 मीटर एक अच्छी लेंथ होती है, लेकिन हाँ जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो कैसे होती है, वो हमारी थोड़ी सी सर्कुलर फॉर्म में होती है, या हम बोले उसी में क्रॉस लिंक टाइप से होती है, इसलिए ये हमें इतनी पता नहीं चलती है। अदरवाइज कितनी है, 9 मीटर लेंथ हमारी होती है जीआईटी की, अगर लेंथ की बात किया जाए। पूरा फ्रॉम द माउथ to the anal position complete, it's called as the 30 feet which is the 9 मीटर की हमारी लेंथ होती है।
सब कुछ इसमें आता है, स्टमक भी, इंटेस्टाइन भी, इसोफेगस भी, माउथ भी, एनल पोजीशन, सारी चीजें इंक्लूड कर दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टिक द ड्रग विच बिलोंग्स टू द न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। आपसे यहां पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एनआरटीआई क्लास। एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन में एनआरटीआई, एनएनआरटीआई, प्रोटीएज इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, तमाम प्रकार के क्लासिफिकेशन आपने पढ़े होंगे। यहां पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनआरटीआई न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और इसका एक ट्रिक हमने क्या पढ़ा है, अगर याद हो आपको तो, एबेका जू से लंबा डायनासोर आया, यानी हम बात करते हैं एबेकाविर के बारे में बात करते हैं, यहां पे हमारी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़िडोविविडिन, लैमीविविडिन, डिडानोसिन, ये हमारी ड्रग आती हैं एनआरटीआई क्लास की ड्रग। आइए जरा देखते हैं। डिडानोसिन, जी हां, ये एनआरटीआई है। 𝘂𝙃𝑖𝑐𝑙𝑜VIR की बात करेंगे, ये हमारी एंटी हर्पस क्लास की ड्रग है। नेविरापिन की बात करते हैं, दिस इज नेवर टी इज अ प्रोटीएज, दिस इज द प्रोटीएज इनहिबिटर आती है। विड्राविन की बात करेंगे तो एंटी हेपेटाइटिस आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, डिडानोसिन इज द एनआरटीआई न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। आप क्लासिफिकेशन में देखो, ज़िडोविविडिन, डिडानोसिन, स्टाविविडिन, लैमीविविडिन, एबिकाविर और टेनेफेविर हमारी आती है एनआरटीआई। एनआरटीआई में हम बोलते हैं क्या, इंड, यानी इफेविरिन, डेलाविरिडिन एंड नेविरापिन, इंड हमारी ये ड्रग आ जाती है। तो नेवर टी इज अ प्रोटीएज, आपको प्रोटीएज इनहिबिटर में नेविर देखने को मिलेगा। आप इनको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं और ये सिंपल याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ईस्ट। ईस्ट हमारा किस लिए यूज होता है, जो हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। कोई भी अगर हम मीडिया, कल्चर मीडिया डेवलप करते हैं, वहां पे ईस्ट हमारा यूज किया जाता है। अब बोला गया आपसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट में क्या होता है। वैसे बात किया जाए तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट में विटामिन B9 होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, यानी विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में बात किया जाए तो यहाँ प्रोटीन्स भी हमारी प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स हमारी कई सारे यहाँ पे ईस्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी ईस्ट में बिल्कुल नहीं होता है। तो आंसर अगर आप बात करोगे तो सी आंसर, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B9, विटामिन ई, विटामिन के ये प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट वेल यूज्ड मटेरियल है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में, अगर हम बात करते हैं किसी भी कल्चर मीडिया के लिए। इसके मतलब अगर बात किया जाए, ईस्ट के बिना आप कल्चर मीडिया प्रॉपर डेवलप कर ही नहीं सकते हो। तो प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन बी भी है, मिनरल्स भी है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, EOQ स्टैंड्स फॉर, आपने इन्वेंट्री नाम सुना होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा गया था। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा यहां पे आता है पहला हमारा ABC मॉडल आता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे VDQ आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारा यहाँ पे EOQ आता है, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज द EOQ इन्वेंट्री मॉडल। मींस जिसकी इकोनॉमी जैसे है, जैसा उसका प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टॉक करना है। मींस कंप्यूटिंग द मिनिमम एनुअल कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग एंड स्टॉकिंग ईच आइटम। जिस आइटम की ज्यादा खपत ना हो उसको कम रखा जाए, जिसकी ज्यादा हमारी सेलिंग है उसको ज्यादा रखा जाए। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ये हमारी क्या है, एक इन्वेंट्री मॉडल है कि कितना क्वांटिटी किस मटेरियल का हमें ऑर्डर करना है, वो हमारा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ। नेक्स्ट, सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, अब थोड़ा समझिएगा, जब आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ते हो किसी ड्रग का या फूड पार्टिकल्स का, तो वहां पे आपसे आता है पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वहीं पे एक वर्ड आता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में हमारा क्या होता है, इंगल्फिंग ऑफ द एनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स। अगर लिक्विड पार्टिकल्स को इंगल्फ किया जाएगा तो पिनोसाइटोसिस कहलाता है, सॉलिड पार्टिकल्स को अगर किया जाएगा तो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। लिक्विड पार्टिकल्स को इंटेक करना कहलाता है सेल ड्रिंकिंग और सॉलिड पार्टिकल्स को इंटेक करना कहलाता है सेल ईटिंग। तो यहां पे बात आ रही है सेल ईटिंग, तो क्या बोलोगे, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस जैसा वर्ड यहां पे आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सॉलिड देखने को मिल रहा है, बस आंसर उससे लगा दीजिए, क्योंकि सेल ड्रिंकिंग होता तो अपटेक ऑफ फ्लूइड हो जाता,
अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है यानी सेल ईटिंग में आएगा। बोथ का तो ऑप्शन बनता ही नहीं है, तो आंसर आपका सिंपल बी आएगा, अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दैट इज द सेल ईटिंग की बात आ रही है। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगो मीन सेल ईटिंग, पिनो मीन सेल ड्रिंकिंग। कम ऑन, ये है इंडोसाइटोसिस, विद इन द सेल किसी पार्टिकल्स को इंगल्फ करना या इनटेक करना बाय द वेसिकुलर फॉर्मेशन, दैट इज द इंडोसाइटोसिस। ओके, द पीएच ऑफ द सलाइवा। पीएच आपके फार्मासिस्ट लेवल पे या डीआई लेवल पे एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलता है, किसी ना किसी हमारे जीआईटी पार्ट्स का या किसी ना किसी बॉडी कैविटी का पीएच पूछा जाता है। यहां से आपसे पूछा गया है क्या, पीएच ऑफ द सलाइवा। और अगर सलाइवा के पीएच की बात किया जाए तो हमारा होता है अराउंड 6.4 टू 7.5 हमारा होता है। यहां पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 7 to 9 के रेंज का एक दिख रहा है, 3.2 तो नहीं होगा, 1.2 ये हमारे स्टमक का होगा, 9.8 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का होगा, तो ये तो बनता नहीं है। आंसर पे यहां पे चलेंगे तो ए मिलेगा। जरा फिर भी एक बार देखने की कोशिश करिए हमारे अलग अलग जीआईटी का पीएच क्या है। अगर बात किया जाए सलाइवा 6.5 टू 7.5, स्टमक में 4 to 6 इसका होता है। लोअर स्टमक की बात करेंगे तो 1.5 to 4 होता है। ड्यूडेनम में 7 to 8.5, स्मॉल इंटेस्टाइन 4.7, लार्ज इंटेस्टाइन 4 to 7 हमारा पीएच होता है। तो ये हमारा पीएच का अलग अलग मेजर रेंज है जीआईटी की बात किया जाए। प्लीज इसको थोड़ा सा जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। आई का पीएच, टीयर का पीएच, ब्लड का पीएच, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ वैसे बात किया जाए तो मेनली हमारी डिपेंड करती है कितना उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। अब अगर यहां पे आपसे बात किया जाए हाफ लाइफ डज नॉट पूछा गया है तो जरा ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल डिपेंड करेगी। टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन का हाफ लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है। एक बार ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गई तब उसके हाफ लाइफ को डिपेंड करेंगे, तो इसका कोई रोल नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, जी हां, किसी ड्रग का कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि हाफ लाइफ कितनी हो सकती है। रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसके बिना तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। आप अगर फॉर्मूले पे भी जाएंगे तो क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल 0.693 VD बाई CL, यानी क्लियरेंस और एलिमिनेशन का रोल प्ले यहाँ पे आने वाला है। तो हाफ लाइफ सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन किस पे नहीं डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी आपका राइट आंसर हो गया क्या, टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। सिंपल है, आराम से आप इसको टिक कर सकते हैं। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, रेट ऑफ एलिमिनेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोस्ट ड्रग दैट passes across the membrane lie between। कितनी बार हमने इसके बारे में बात किया है कि किसी भी ड्रग का, ये तो बेसिक है, हर आपको पता होना चाहिए, किसी भी ड्रग को मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए, द एवरेज साइज measured into the Dalton and that is below the 400 Dalton, ये हमारा एक एवरेज कहलाता है। हाँ, एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन की बात किया जाए 1200 Dalton is very good, have the absorption property, तो यहां पे नॉर्मली हमारा 400 Dalton तक आता है। ऑप्शन पे चलते हैं, देखिए क्या दे रहा है, 500 to 1000। देखिए यहां तो 400 का रीजन ही क्रॉस कर दिया गया, तो ए ऑप्शन तो हम नहीं जाएंगे। 1 to 1000, देखिए यहां पे मैं मानता हूं 1000 तक गया हुआ है, लेकिन हमारा 1 to 400 का रेंज भी तो यहां आ रहा है ना। 1000 to 2000 कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ द अबव के आंसर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 100 to 4000, क्योंकि एवरेज होता है 100 to 400 Dalton, that is the best molecular weight which can easily cross the membrane, सेल मेम्ब्रेन, और वही हमारा यहां पे आता है। एक्सेप्शन है, मैंने बोला साइक्लोस्पोरिन 1200 तक क्रॉस कर सकता है, तो आंसर आपको 100 to 1000 Dalton का यहां पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत अपना रेंज शिफ्ट करना पड़ सकता है, ये चीजें आप जरूर एक बार पॉइंट रखिएगा। सेकेंड ऑर्डर पेन, व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर पेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं पेन समझना है तो आपको पहले नोसिसेप्शन पे चलना पड़ेगा।
आपको फाइबर पे चलना पड़ेगा। फाइबर हमारे दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर, एमाइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड फाइबर को हम यहाँ पे एडेल्टा फाइबर की बात करेंगे, जो प्राइमरी पेन को सेंसेशन कराता है। एंड जो हमारा सेकेंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जो सी फाइबर के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे सेकेंडरी पेन को यहाँ पे सेंसेशन कराते हैं। एंड सेकेंडरी पेन हमारा क्या होता है, डल होता है, थोड़ा सा यहाँ पे बर्निंग टाइप की फीलिंग आती है। सो दैट इज द सेकेंडरी पेन ड्यू टू द सी फाइबर्स। अब यहाँ पे क्या है, अर्लियर में तो प्राइमरी आएगा, तो ये तो नहीं होगा। डल एंड बर्निंग पेन, हाँ जी सेकेंडरी की बात हो रही है। नॉन प्रोटेक्टिव बिहेवियर, देखिए पेन कभी भी होता है वो प्रोटेक्टिव बिहेवियर ही कहलाता है, बिकॉज अगर आपको पेन नहीं होगा तो आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। पेन होता है तभी तो हमें पता चलता है कि कहीं दिक्कत है, चलिए देखते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रोटेक्टिव बिहेवियर हुआ ना, तो आंसर यहां पे आपका क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे जो मैंने बातें किया, ए फाइबर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेन करता है, सी फाइबर हमारा क्या करता है, स्लोअर सेकंड ऑर्डर पेन को फॉलो करता है। ए फाइबर्स जो डेल्टा फाइबर होते हैं वो हमारे माइलिनेटेड होते हैं, और अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स होते हैं। थोड़ा सा इनको जरूर एक बार आप माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने जरूर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे कई सारे सैंपल जिसको हम बोलते हैं ना सैंपलिंग टेक्निक इनटू द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है। शायद आपने वहां पे मुल टेक्निक के बारे में बात सुना होगा, या केस फिल्म टेक्निक आपने नाम सुना होगा, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, अलग अलग टेक्निक्स आते हैं। मुल में नोजॉल मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। ये सारी चीजें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है उसमें कौन सा सैंपल फॉर सैंपल प्रिपरेशन, वहां पे क्या मटेरियल यूज करते हैं। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में देखिए हम करते क्या है, यहां पे हम यूज करते हैं क्या, मेनली हम पोटेशियम ब्रोमाइड यूज करते हैं। एंड जितना भी हमारा वेट है पार्टिकल्स का या हमारे सैंपल का, उसके 100 टाइम्स पे हम पोटेशियम ब्रोमाइड यूज करते हैं और उसको प्रेस करके पैलेट बना लेते हैं। और ये पैलेट जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट टाइप से होता है, जो हमारा हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स को इजीली आईआर रेडिएशन में फॉलो कराने के लिए। तो यहां पे बात किया जाता है क्या मटेरियल यूज करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड इज द मटेरियल विच इज मेनली यूज्ड इनटू द आईआर फॉर द प्रेस्ड पैलेट टेक्निक के लिए। हमने बात किया आईआर में सैंपलिंग टेक्निक्स, मुल टेक्निक, सॉलिड रनिंग सॉल्यूशन, केस फिल्म टेक्निक जहां पे पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड से यूज किया जाता है। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में दिस टेक्निक स्मॉल अमाउंट फाइनली ग्राउंड सॉलिड सैंपल इज मिक्स्ड विद 100 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, उससे मिक्स कर देते हैं एंड कंप्रेस्ड इनटू द थिन ट्रांसपेरेंट पैलेट यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर यहां यूज करेंगे। एंड दीज पैलेट्स आर ट्रांसपेरेंट टू आईआर रेडिएशन and it is used for analysis. So this is the sampling technique into the IR spectroscopy. Next question, the transit time of food from descending colon. अब फूड आता है हमारे इसोफेगस में, जो विद इन बात किया जाए 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगर बात किया जाए हमारे स्टमक में, तो स्टमक में लगभग 1 से 4 घंटे तक रह सकता है। इंटेस्टाइन में 6 से 12 घंटे रहता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉलन रीजन का, यानी डिसेंडिंग, यानी हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो वहां पे अराउंड 1 to 3 डेज तक हमारा फूड रह सकता है। अब आपसे पूछा गया ट्रांजिट टाइम इनटू द डिसेंडिंग, तो यार 1 दिन तो मान के चलिए ना, 1 दिन तो कम से कम लगेगा ट्रांजिट होने के लिए। 2 आवर्स रॉन्ग आंसर, ये तो हमारा किसके लिए हो गया, स्टमक के लिए लेके चलिए। 5 मिनट दिस इज फॉर द एसोफेगस, 6 to 12 आवर दिस इज फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन, 21 आवर्स दिस इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा डिसेंडिंग कॉलन में आता है। आप इसको सिंपली आंसर कर सकते हैं। एसोफेगस लेस देन 1 मिनट, स्टमक 1 to 4 आवर, स्मॉल इंटेस्टाइन 1 to 6 आवर, कॉलन 1 to 3 डेज में हमारा आता है। ट्रांजिट होता है फूड मटेरियल। The time interval between placing an order and receiving order is called,
जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी सब्सटेंस होता है तो वहां पे क्या होता है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हो, रॉ मटेरियल वहां से आपके पास आता है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, तुरंत तो आ नहीं जाएगा, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो कंपनी के पास, दूसरे कंपनी के पास गया आपका ऑर्डर, वो उसको मैन्युफैक्चर करके बना के स्टोरेज से निकाल के आप तक भेजेंगे। तो वो जो प्रोसेस कहलाएगा, वो जो टाइम गैप होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, परचेज ऑर्डर लीड टाइम बोला जाता है। कि परचेज ऑर्डर में लीड टाइम हमें कितना मिला है, कितने टाइम में हमारे पास वो मटेरियल आया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर सब्सटेंस, तो हमारा कहलाएगा क्या, लीड टाइम कहलाता है। मीन टाइम क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कितने टाइम तक रखा है, उसके बाद वो सेल हो रहा है। सेफ्टी स्टॉक जो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। क्रूशियल टाइम जो हमारे मनी को वापस आने में लगता है, तो अलग अलग हमारे टाइम्स होते हैं। तो हमने बोला परचेज ऑर्डर लीड टाइम, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम व्हेन अ कंपनी प्लेस एन ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन इनपुट इट नीड्स, जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, to when those items arrive at the manufacturing plant, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आने में जो टाइम लगा उसको बोलेंगे परचेज ऑर्डर लीड टाइम कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ऑक्सीजन विथ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी वेल नोन है, बेसिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तभी तो हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ना आंसर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, दैट इज द ऑक्सीडेशन, अ चेन रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस ऑफ द एनर्जी। चलिए नेक्स्ट, ड्रग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। अब दो टाइप से ड्रग होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हमारी क्या कहलाती हैं, दोज हैव द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, लाइफ किसी लीफ की बात किया जाए, किसी स्टेम की बात किया जाए, किसी के बार्क की बात किया जाए, किसी के रूट, फ्रूट। आप कोई फल देखोगे, आप बता दोगे कि ये फ्रूट ये है, आप कोई लीफ देखोगे तो कह दोगे कि हाँ ये इस प्लांट की लीफ है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई एक्सट्रैक्ट रख दूं, कोई जूस रख दूं, तो बिना टेस्ट किए या बिना खाए तो आप नहीं बता पाओगे ना ये जूस किसका है। एग्जैक्टली, सो दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड, और जिसका फिक्स है उसको बोलेंगे क्या, ऑर्गेनाइज्ड। अब आपने फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ा है, देखो डिजिटैलिस का क्या यूज किया जाता है, लीव्स यूज किया जाता है, जिसको बिलो 60 डिग्री सेल्सियस में ड्राई किया जाता है जस्ट आफ्टर द कलेक्शन, तो वो हमारा डिजिटैलिस लीव्स की बात आ गई, यानी हमारा डिजिटैलिस फिक्स है। सिंकोना का बार्क यूज किया जाता है, इसमें तो फिक्स हो ही ना उसका बार्क। एलोए की बात किया जाए, एलोए का जूस एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, दैट डू नॉट हैव द स्पेसिफिक और द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। क्लोव के फ्रूट की बात करें, हाँ जी स्पेसिफिक है, तो आंसर आपका क्या हुआ, नॉट एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड। तो नॉट में क्या आएगा, एलोए, जी हाँ एलोए इज अनऑर्गेनाइज्ड, एग्जैक्टली। चलिए, ऑर्गेनाइज्ड मीन डिफाइन इट शेप, स्ट्रक्चर, फ्लावर, सीड, फ्रूट, इंसेक्ट, और जबकि डिराइव में जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन की बात किया जाएगा। तो सिंपल, डिजिटैलिस, सिंकोना, क्लोव यहां पे आ गए, और एगार, एलोए, ओपियम, कोलोफनी, बीज वैक्स, ये सब हमारे इधर आ जाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड में। लाल टेस्ट, लाल इज नोन एज, अच्छा लाल टेस्ट करते किस चीज के लिए, पाइरोजन के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है लाल टेस्ट, दूसरा होता है हमारा रैबिट टेस्ट। लाल टेस्ट की बात किया जाता है तो हमारा कहलाता है क्या, लिमुलस अमोएबीसाइट लाइसेट। लिमुलस क्यों, क्योंकि हॉर्सू का यहां पे यूज किया जाता है, जो लिमुलस पॉलीमेलाइटिस कहलाता है, और वहां से ही हमारा नाम बना लिमुलस अमोएबीसाइट लाइसेट, दैट इज द लाल टेस्ट यूज्ड फॉर द पाइरोजन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, लिमुलस अमोएबीसाइट लाइसेट ऑफ हॉर्सू क्रैब, लिमुलस पॉली फेमस यहां पे यूज किया जाता है। रैबिट टेस्ट दूसरा होता है, जिसको हम शैम टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं, जहां पे रैबिट के एनल टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। वो सारी चीजें आपने प्रोसेस किया होगा, अभी इतना डीप में नहीं जाने का टाइम। इफ द ड्रग हैज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज लाइकली दैट दिस ड्रग, अब एक ड्रग है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है,
If a drug is low VD, that means it is not good lipophilic, it cannot cross the cell membrane of the blood vessels, it cannot go to bind with the other organs also. So इसका VD कम हुआ ना, तभी तो VD कम हुआ। तो बात किया जाए है शॉर्टर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। आप वीडी कम होने से बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब आप करते हो टी हाफ इज इक्वल 0.693 वीडी बाई सीएल आता है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाता है हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। does not accumulate in various tissue and organ, exactly ये blood vessels of the cell membrane को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी अगर सिंपली बात किया गया, अगर हमारी जो ड्रग है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर है तो वीडी कम है, अगर वो ड्रग क्रॉस करके दूसरे ऑर्गन से जाके बाइंड कर ले यानी वीडी ज्यादा हो गया। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये आंसर तो ठीक जा रहा है। मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, इसका कैसे आप बोल सकते हैं ना, विल बी नो इफेक्टिव ना। आंसर आपका क्या हुआ, does not accumulate in various tissue and organ, that's why it have the low volume of distribution के बारे में बात किया जाएगा। करेक्ट है, यहां पे वीडी हमारा कम हो चुका है। नेक्स्ट, the commonly used detector in UV spectrophotometer is, ओके यूवी विजुअल की बात किया जाए, वहां पे हमारे डिटेक्टर के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, फोटो वोल्टिक सेल यूज करते हैं, वहां पे फोटो एरे यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा। ऑप्शन को जरा देखो, थर्मोकपल नहीं भाई, यूवी में नहीं यूज होता, बोलोमीटर भी यूवी में नहीं यूज होता, सब आईआर के लेके चले जाइएगा। फोटो मल्टीप्लायर, जी हाँ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हमारा यूज किया जाता है, कहां पे, इसमें यूज किया जाता है। तो आंसर सिंपल है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। डिटेक्टर यूवी का देखो, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब मेनली हो गया, बैरियर सेल जिसको फोटोवोल्टिक सेल, फोटो ट्यूब्स एंड फोटो डायोड एरे हमारा यूज होता है। तो ये हमारे डिटेक्टर हैं किसके, यूवी में और विजुअल में। डिजिटैलिस लीफ शुड बी ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो, अभी हमने बात किया था, डिजिटैलिस लीफ को लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको ड्राई किया जाता है, ओपन एरिया। तो आंसर हमारा क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा टाइम मत लीजिए। सो डिजिटैलिस ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटैलिस पर्पुरिया, डिजिटैलिस लैनाटा, यहां से हमारा ऑब्टेन होता है स्क्रोफुलोरेसी फैमिली की, एंड ड्राइड एट द टेम्परेचर बिलो 60 सेंटीग्रेड इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। ओके, एंड शुड नॉट कंटेन नॉट लेस देन 5% मॉइस्चर। Disintegration test is not applicable on, this is the easiest one। सॉल्यूशन में डिसइंटीग्रेशन होता है क्या, टैबलेट में होगा, कैप्सूल में होगा, पिल्स में होगा, सॉल्यूशन में तो नहीं होगा, कोई डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तो यूज करते नहीं है। तो जी हाँ, सॉल्यूशन में नहीं यूज होता है, ग्रेन्यूल्स है, पिल्स है, टैबलेट, कैप्सूल, इनमें यूज होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन और एनी लिक्विड डोजेस फॉर्म। करेक्ट। नाउ आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टेक द ड्रग यूज्ड फॉर HIV इंफेक्शन ट्रीटमेंट अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये एक बहुत बड़ा साइंस का खोज किया गया है कि अगर मदर HIV इंफेक्टेड है तो बेबी को HIV इंफेक्शन से बचाया जा सकता है, और इस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो जी हाँ, ज़िडोविवडिन इज द ओनली ड्रग व्हिच कैन इनहिबिट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इंफेक्शन फ्रॉम मदर टू फीटस। सो आंसर यहां पे सिंपली क्या है, ज़िडोविवडिन इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा इसमें टाइम मत लीजिएगा। और हाँ, ये हमारी NRTI क्लास की ड्रग आती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो न्यूक्लियोसाइड क्लास की ड्रग आ गई। सो सिंपली आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन में आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। सो ज़िडोविवडिन। So these are the initial 25 question of the pharma section, क्योंकि आपको यहां पे भी 100 फार्मा 100 नॉन फार्मा से मिला था। हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको हम पूरे क्वेश्चंस यहां पे कराएं। आप कीप वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।